तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम करेंगे बाल मनोविज्ञान, यानी जो हमारा पहला लेसन है वो है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट आपका बाल मनोविज्ञान। जो बच्चे एनटीटी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए और बिना किसी देरी के और बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। फालतू की बात को करना नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चे एनटीटी कर रहे हैं, ईसीसी कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी के लिए हमारे जो चैप्टर हैं या हमारी जो क्लास हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आपकी बुक में से ये सब है, वो सिलेबस है वो करवाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका जो दिया गया है कि बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। देखिए सर्वप्रथम आपका जो दिया गया है कि बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, बाल मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा दीजिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों की इसमें क्या दिया गया है कि इसमें प्रश्न पूछा गया कि बाल मनोविज्ञान है क्या। हमारे से पहला ही प्रश्न ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, कि उसने परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं और बाल मनोविज्ञान का अर्थ और इसकी परिभाषा आप बताइए। ठीक है, बाल मनोविज्ञान है और बाल विकास है। और तीसरा इसमें देखिए 3 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं कि पहला तो हो गया बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं और दूसरा आपका हो गया बाल मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा बतानी है। अर्थ और परिभाषा एक ही चीज़ है, ठीक है ना। बाल मनोविज्ञान मतलब इसका एक ही शब्द में उत्तर दिया जाए और इसकी परिभाषा यानी थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के बात को कही जाइए, परिभाषा बन जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास में क्या अंतर है। ठीक है, अब इसमें तीसरा क्वेश्चन ये डाल दिया है कि बाल मनोविज्ञान है और बाल विकास है, इन दोनों में अंतर क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हमारा जो क्या कहा गया है कि मनोविज्ञान के व्यवहारिक जीवन है। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि बाल मनोविज्ञान के अंदर क्या गया है कि यह मनोविज्ञान है वो एक व्यवहारिक जीवन है। इसकी अनेक व्याख्याएं अनेक प्रकार से पूर्णतः स्पष्ट की गई है। यानी कहने का मतलब जिस भी वैज्ञानिक ने इसको परिभाषित किया है उसने स्पष्ट कर दिया है कि ये कैसे किस प्रकार होने वाला है। ठीक है ना, इसमें मतलब कोई भी किंतु परंतु वाला कोई भी प्रश्न नहीं उठता है, स्पष्ट बात कही गई है। इसकी जो व्याख्याएं दी गई है वो अनेक प्रकार, यानी उनके अनेक प्रकार हो सकते हैं। ये कहा गया है कि इसमें अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो परिभाषा है वो पूर्णतः स्पष्ट है, उसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं कि इसमें देखिए वुडवर्थ है, इसने क्या कहा है, वुडवर्थ ने कहा है कि अपने वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं से, यानी अपना जो वातावरण होता है, जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है, ठीक, उसके संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं से संबंधित विज्ञान को मनोविज्ञान की संज्ञा दी जाती है। अब देखो ये परिभाषाएं हैं, इसमें ये कहा गया है कि संज्ञा दी जाती है, तो बच्चा यहाँ पे थोड़ा क्या है कि उसका ध्यान है वो भंग हो जाता है और ये सोचता है कि इसने मतलब क्या कह दिया, ये परिभाषा याद नहीं हो रही है। लेकिन देखिए इसमें बिल्कुल भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद अगर ऐसे नहीं होता है तो ऐसे कर लेना कि वुडवर्थ ने कहा कि अपने वातावरण में, यानी जिस वातावरण में व्यक्ति है वो उस यानी बड़ा होता है, जो बाल है या बच्चा है वो बड़ा होता है, यानी अपने वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं से संबंधित विज्ञान, यानी क्रियाओं से संबंधित, यानी उनसे जुड़ी हुई क्रिया करता है, यानी वातावरण से जुड़ी हुई क्रिया करते हैं, उसी को मनोविज्ञान कहा जाता है या उसी को मनोविज्ञान कहा गया है। ठीक है, ये आप संज्ञा दी गई है, इससे याद नहीं कर सकते, सीधा याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए जेम्स ड्रेवर, यानी जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है कि इन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा, यानी इन्होंने क्या दी है, यानी इन्होंने मनोविज्ञान की जो परिभाषा है उसमें शारीरिक, यानी इसमें मनोविज्ञान की जो परिभाषा है इसमें शारीरिक और मानसिक व्यवहार की व्याख्या करने वाली विज्ञान के रूप में की है। यानी इसमें एक बार फिर से देखिए क्या कहा गया है कि इसमें इन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा है वो शारीरिक और मानसिक व्यवहार की व्याख्या करने के लिए विज्ञान के रूप में यानी की है, और इसका संबंध भौतिक अनुबंध के रूप में किया गया है। किसके रूप में किया गया है प्यारे विद्यार्थियों, भौतिक अनुबंध के रूप में किया गया है। देखिए इससे जुड़ी हुई एक और बात कही गई ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि मनोविज्ञान की उपयुक्त परिभाषाएं, यानी उपयुक्त परिभाषा यानी मनोविज्ञान है, इसकी उपयुक्त यानी बहुत सारी परिभाषाएं प्राणियों के मानसिक तथा शारीरिक व्यवहार का अध्ययन एवं उन पर पड़ने वाले प्रभाव आदि अध्ययन, यानी प्रभाव जो पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, सामान्यतः यह माना जाता है, यानी सामान्यतः अब कहा गया है कि यह माना जाता है कि
यह माना जाता है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से, यानी यह माना जाता है, कहते हैं ये वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने से बालक की आवश्यकताएं संतुष्ट की जा रही है। यानी मनोविज्ञान एक व्यवहारिक जीवन है जिन्हें जीवन के जिन जिन क्षेत्रों के सिद्धांत तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, सामान्यतः यह भी माना जाता है, यानी इसमें क्या कहा गया है कि सामान्यतः यह माना जाता है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से बालक की आवश्यकताएं संतुष्ट की जा रही है, किंतु यह भी उतना ही सही है कि स्नेह, प्रेम, क्षमा, ममता आदि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से उनके विकास तथा अभिवृद्धि में दोष आ जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इनको आप फटाफट से लिख लीजिए, आगे भी हम कर लेते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए और बुक को समझने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको पेपर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और आप आसानी से लिख सको। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर वो अपने यानी इस क्लास को देखकर अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे और कर लेते हैं ये नोट। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों आगे देखिए, आगे आपका है कि बाल मनोविज्ञान, यानी जो बाल मनोविज्ञान है इसके विषय में, जो बाल मनोविज्ञान है इसके विषय में कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। तो 3 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं, यानी इन 3 प्रश्नों को देखना है। फिर जो वैज्ञानिक इन्होंने परिभाषाएं दी है, अपने अपने विचार रखे हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कहा गया है कि क्या, यानी सबसे पहले ये देखिए क्या आगे, यानी इसके द्वारा हमें प्रश्न किया जा रहा है क्या, इसमें भी क्या आया है और इसमें भी पूछा गया। तो ये 3 क्वेश्चन हैं। देखिए क्या बाल मनोविज्ञान का अध्ययन में, यानी क्या बाल मनोविज्ञान के अध्ययन में इस क्षमता का विकास करता है। यानी अब क्या कहा गया है, यह पूछता है कि बाल मनोविज्ञान है, यानी जो बाल मनोविज्ञान है इस अध्ययन में क्या क्षमता का विकास होता है। यानी इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है कि इस जो बाल मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं या बाल मनोविज्ञान है इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं, तो इसमें क्षमता का विकास होता है या नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यह विकास एवं परिवर्तन, यानी ये विकास एवं परिवर्तन की सामान्य दिशा को तथा इसे पहचान सके। यानी इसमें यह क्या कहा गया है कि वह विकास एवं परिवर्तन की सामान्य दिशा को तथा इसे पहचान सके। ठीक है, क्या ये सब करता है। उसके बाद में देखिए क्या बाल मनोविज्ञान का अध्ययन बालक को सफल मार्गदर्शन प्रदान करता है। यानी अब क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि जो बाल मनोविज्ञान है ये इसका जो हम अध्ययन करते हैं, क्या ये बालक को सफल मार्गदर्शन है या सफल जो आगे का रास्ता दिखाता है, क्या ये काम करता है। उसके बाद में देखिए तीसरा है क्या यह विज्ञान बालकों में, यानी क्या यह विज्ञान बालकों में वांछित व्यवहार परिवर्तन की दिशाओं को स्पष्ट करता है। यानी अब इसमें क्या कहा गया है कि विज्ञान जो है यह बालकों में वांछित, यानी इसके अंदर जो व्यवहार है, इनका जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, यानी इनका जो व्यवहार है इसमें जो परिवर्तन होता है, इनकी परिवर्तन होता है, इसकी दिशाओं को स्पष्ट क्या ये कर सकता है या इसके परिवर्तन को बता सकता है। ये सब हमें बताया गया है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए हम पढ़ते हैं करो एवं करो ने क्या कहा था, यानी करो एवं करो ने बाल मनोविज्ञान में क्या कहा था। देखिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि बाल मनोविज्ञान एवं वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी ये तो हमें पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बाल मनोविज्ञान है यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिससे बालक के जन्म, यानी जो बालक का जन्म है इससे पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन है वो किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको परिभाषा पहले भी बताई है पहले वाली क्लास में और आज फिर बता रहा हूँ। ठीक है ना। इसके अंदर देखिए दोबारा थॉमसन ने क्या कहा है, देखिए बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। जो थॉमसन है वो कहता है कि जो बाल मनोविज्ञान है यह सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। क्या संकेत करता है, यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके, यानी अगर हम इसे उचित रूप में समझ सकते हैं या समझा जा सके तथा उचित ढंग से यानी उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके, इससे हर बच्चा सफल तथा सुप्रसिद्ध व्यक्ति बन सकता है। अब देखिए इसमें आपको एक प्रश्न आया था, तो ये देखिए इसका हमें उत्तर भी मिल गया है कि क्या बाल मनोविज्ञान का अध्ययन बालक को सफल मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये प्रश्न जो है इसका, यानी थॉमसन ने क्या कहा है, यानी ये साबित कर दिया है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। जो बाल मनोविज्ञान है यह जो बालक है इसको एक नई दिशा में संकेत करता है, नई दिशा दिखाता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें यह भी कहा गया कि यदि उसे उचित रूप में, यानी उसे उचित रूप में समझा जा सके, अगर उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित समय पर और उचित ढंग से, यानी सही ढंग से
विकास हो सके, यानी उसका विकास है वो सही ढंग से उसके सही समय पर हो सके और उचित यानी सही प्रकार हो सके, तो इससे हर बच्चा सफल बन सकता है और सुप्रसिद्ध व्यक्ति भी बन सकता है। एक जाना माना या जाना पहचाना चेहरा वो बन सकता है अगर उसका विकास है वो ढंग से किया गया हो, यानी इसमें ये थॉमसन ने साबित कर दिया है। उसके बाद में देखिए इसमें 2-3 लाइनें और भी कही गई है कि बाल मनोविज्ञान, अब देखिए बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में, यानी जो बाल मनोविज्ञान है यह मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। यानी किसके रूप में विकसित हुआ है, ये जो बाल मनोविज्ञान है मनोविज्ञान की, यानी जो मनोविज्ञान है इसकी एक शाखा के रूप में, यानी एक मतलब एक टहनी के रूप में ये फैला हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, यानी इसके अंतर्गत है क्या क्या आता है, यानी बालकों का व्यवहार, उसकी स्थितियाँ, यानी उसकी स्थितियाँ और उनकी समस्याओं, यानी उसकी स्थितियों और समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के विकास एवं व्यवहार पर पड़ता है। यानी ऐसी ऐसी समस्या और उसकी परिस्थितियों यानी स्थितियों पर हमें यानी ध्यान दिया जाता है जिसके बालक यानी जो विकास है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और उसके यानी विकास एवं व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। आज के युग में अनेक, यानी आज के युग की अगर हम बात करें, यानी आज के युग में अनेक सामाजिक तथा आर्थिक कारक, यानी सांस्कृतिक राजनीतिक कारक मनुष्य तथा उसके परिवार को प्रभावित कर रहे हैं, यानी उनके परिवार को भी क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो आपको पता है अगर परिवार को प्रभावित करते हैं तो ऑटोमेटिक यानी उसका प्रभाव है बच्चे के ऊपर तुरंत पड़ जाता है, यानी प्रभाव है वो तुरंत देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये यानी इन वैज्ञानिकों का ये कहना है। ठीक है, तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी टॉपिक है मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया, तो उसकी अलग से मैं एक क्लास बना दूँ, उसको अलग से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। आप बता देना कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास, यानी इससे बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना, तो ये मेरे हिसाब से मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, आसानी से धीरे धीरे हर एक बात को स्पष्ट कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इनको फटाफट से देख लीजिए और अच्छे से नोट भी कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको एक नोट्स के तौर पे आपकी बुक में से यानी अच्छे से समझाने का प्रयास वो किया है। ठीक है ना, अब देखिए आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, आगे और हम कर लेते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों आगे देखिए। अब आगे हमारा जो इसमें टॉपिक है वो दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि बाल विकास एवं मनोविज्ञान में अंतर, यानी अब जो बाल विकास है और मनोविज्ञान है इन दोनों के बीच में हमें अंतर पूछा गया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले हरलोग ने क्या कहा है कि हरलोग ने 1978 में, यानी जो हरलोग है वो 1978 में कह दिया कि 1978 में कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास के संबंध को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है। अब देखिए हरलोग ने क्या कहा है कि मनोवैज्ञानिक ने बाल मनोविज्ञान को बाल विकास उस समय कहना शुरू कर दिया था, यानी जब बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र बाल्यावस्था में युवावस्था तक हो गया। यानी अब देखिए एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि जो बाल विकास है और मनोविज्ञान है इन दोनों के बीच में जो अंतर है तो हरलोग है इसने 1978 में बोला था कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास के जो बीच में जो इनका जो संबंध है इसको स्पष्ट किया है। यानी इन दोनों के बीच में जो इनका संबंध है उनको स्पष्ट करते हुए कहा है कि मनोवैज्ञानिक ने, यानी जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास उस समय कहना शुरू किया, यानी उस समय प्रारंभ किया जब बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो बाल्यावस्था है, यानी जो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो क्या हो गया था, बाल्यावस्था में युवावस्था तक हो गया था, यानी युवावस्था तक पहुंच गया था, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ युवावस्था के व्यक्ति का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो यद्यपि सेक्स की दृष्टि से परिपक्व होता है, यानी परंतु उसे प्रौढ़ावस्था से संबंधित उत्तरदायित्व अधिकारों और असुविधाओं को रखने की दृष्टि से परिपक्व समझा जाता है। ठीक है, यानी ये वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। अब यानी मनोवैज्ञानिकों ने यह भी अनुभव किया कि, यानी अब जो मनोविज्ञान है उन्होंने ये भी अनुभव किया था कि इस प्रकार के अध्ययनों से पता नहीं चलता, यानी इस प्रकार के अध्ययनों से हमें पता नहीं चलता कि आयु में वृद्धि के साथ साथ उनकी व्यवहार विशेषताओं में क्या क्या तथा किन कारणों से परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार के ज्ञान के अभाव की पूर्ति हेतु बाल मनोविज्ञान में 2 अध्ययन प्रणालियों का प्रचलन शुरू किया गया, प्रारंभ हुआ, यानी इसकी पूर्ति करने के लिए इसमें जो बाल मनोविज्ञान है इसमें 2 अध्याय लगाए गए थे ताकि इसमें हमें पता चल सके। ठीक है,
और मनोविज्ञान शब्द के स्थान यानी जो मनोविज्ञान है इस शब्द के स्थान पे बाल विकास शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। यानी जो बाल मनोविज्ञान है इसके स्थान पे वैज्ञानिकों ने क्या कहना शुरू कर दिया, इसमें बाल विकास यानी जो बालकों का विकास है यह शब्द करना यानी ये शब्द का प्रयोग है वो करना शुरू कर दिया था। उसके बाद में देखिए उपयुक्त वर्णन से अब स्पष्ट हो गया। यानी उपयुक्त वर्णन से अब यह स्पष्ट हो गया कि बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा यानी जो बाल मनोविज्ञान है इसकी अपेक्षा बाल विकास तथा अधिक विस्तृत और बाल मनोविज्ञान में अधिक अनुसंधानों की आवश्यकता की है, यानी इसमें यह बताया गया था। उसके बाद में देखिए यानी हरलोक है उसने, अगर हम बात करें हरलोक है उसने इसको यानी इसके बीच का जो संबंध है यानी बाल मनोविज्ञान और बाल विकास इन दोनों के बीच में यानी जो संबंध है इसका हमें ज्ञान करवाया था। हमें इसका पता कब चला था 1978 में। इसके जो बीच का जो अंतर है बीच के अंदर जो संबंध है उसका हमें पता चला था। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए अब कि बाल मनोविज्ञान की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो क्या रही है, किस प्रकार से हमारे सामने आया है। जो बाल मनोविज्ञान का जो बाल मनोविज्ञान का वर्तमान रूप में अनेक वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं का फल है। यानी ये आपको पता है कि इनकी मेहनत की गई है और मेहनत का नतीजा ही हम जो बाल विकास या बाल मनोविज्ञान हम जो पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी जो पढ़ रहे हैं ये इन्हीं की देन है, इन्हीं का फल है, इन्हीं की मेहनत का जो फल है हमें मिल रहा है। इसके विकास में अनेक शोधकर्ताओं का सहयोग रहा है। सन 1903 तक बाल मनोविज्ञान की विषय सामग्री सीमित थी। यानी अब इनका क्या कहना है कि जो बाल मनोविज्ञान है इनकी जो विषय सामग्री थी वो 1903 तक तो सीमित थी, लेकिन अब कोई सीमित नहीं है। यानी एक बार फिर से देखिए कि बाल मनोविज्ञान का वर्तमान रूप अनेक वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं का फल है। इसके विकास में अनेक शोधकर्ताओं का सहयोग रहा है। सन 1903 तक बाल मनोविज्ञान की विषय सामग्री सीमित थी। यानी 1903 तक, यानी हम बात करें कब तक बच्चों, तो यानी 1903 तक इनकी जो बाल मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री थी वो सीमित थी। इस अवधि की अधिकांशतः समस्याएं यह थी यानी इस अवधि का मतलब इस समय की जो अधिकांश समस्या यह थी कि भिन्न भिन्न आयु यानी इस समय जो मतलब सबसे ज़्यादा यही समय जो भी समस्याएं आती थी यानी इसके अंदर यानी भिन्न भिन्न स्तरों पर शारीरिक मनोवैज्ञानिकों और व्यवहार विशेषताओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये इसमें पता नहीं चलता था। अथवा बालकों के विभिन्न व्यवहारों में कौन कौन सी प्रमुख अवस्थाएँ हैं। परंतु पिछले लगभग 40 वर्षों में यानी पिछले लगभग 40 वर्षों में बाल मनोविज्ञान संबंधी अध्ययनों में एक नया ट्रेंड चला है। वह यह है कि मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन करना ये सबसे ज़्यादा अभी प्रभावी हो रहा है। यानी ये सबसे ज़्यादा जो है हावी हो रहा है, ये अब ट्रेंड है वो चल रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब आगे देख लीजिए। इसको आपने अच्छे से समझने का प्रयास किया, अब आगे हम इसी में और कर लेते हैं। तो आप इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी अब आगे देख लीजिए। आगे जो हमारा है इसमें जो मुसेन है इसने क्या कहा था, यानी 1974 की बात है। यानी जो मुसेन है इसने 1974 ने बाल मनोविज्ञान के वर्तमान अध्ययनों के ट्रेंड को स्पष्ट करते हुए लिखा है। यानी जो मुसेन है इसने 1974 में, यानी अगर हम मुसेन की बात करें तो इसने क्या किया था, यानी 1974 में बाल मनोविज्ञान के वर्तमान अध्ययन के जो ट्रेंड चल रहा है इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट है। यानी उपयुक्त विवरण जो मैंने लिखा है इससे यह स्पष्ट है कि आधुनिक बाल विकास यानी जो आधुनिक बाल विकास है इससे संबंधित अध्ययन वैज्ञानिकों और वस्तुनिष्ठ होते जा रहे हैं। वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होते जा रहे हैं। यानी आगे से आगे क्या हो रहे हैं, यानी सरल हो रहे हैं या वस्तुनिष्ठ छोटे होते जा रहे हैं। सभी शोधकर्ताओं का नाम देना यह संभव नहीं है। यानी इसमें ये मुसेन ने ये भी कहा है कि यहाँ में सब शोधकर्ता है, इनका नाम देना यानी यहाँ नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ सबका नाम देना है वो संभव नहीं है, ऐसा मुसेन ने कहा है। ठीक है, यानी अतः बाल मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रमुख शोधकर्ताओं और मनोवैज्ञानिकों का नाम निम्न प्रकार से हैं। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों के क्षेत्र में निम्न प्रमुख
यानी निम्न प्रमुख शोधकर्ताओं का योगदान रहा है। यानी इसमें जो भी मतलब शोधकर्ता है जिन्होंने शोध किया है उनका नाम यहाँ पे मैंने लिखा है, जिसमें सबसे पहले हैं डेनिस जो 1949, मर्फी और न्यूकोम्ब यानी न्यूकोब ये है 1937, बुहेलर ये है 1937 में, केटली 1950, थॉमसन 1952 आदि। ठीक है, उसके बाद में देखिए कहा गया है कि गर्भकालीन शिशु के शारीरिक विकास संबंधी अध्ययनों के निम्न प्रमुख शोधकर्ताओं का योगदान रहा है। यानी जिसमें है ब्लॉक 1950, हार्टमैन 1930, 1949 हॉकनर यानी 1944, विडले 1950 आदि कुछ इस प्रकार रहे हैं। बालकों की शारीरिक वृद्धि के क्षेत्र में जीसेल यानी ए 1933, 1939 और 1947, 1948 और 1950 तथा हलवर्सन यह 1931 के अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उसके बाद में है समवर्ती के क्षेत्र में MC जॉय 1937, मार्टिन 1940, हरलॉक है 1931 और 1932 तथा गेट्स हैं 1939 आदि के अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखिए दिया गया कि भाषा विकास और भाषा विकास के क्षेत्र में जिन मनोवैज्ञानिकों के योगदान महत्वपूर्ण हैं, मिलर और डोलार्ड ने इस दिशा में अपने अध्ययनों के आधार पर अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग, इमिटेशन का प्रतिपादन किया है। ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में पियाजे यानी जे पियाजर 1952 का योगदान विशेष रूप से सराहनीय है। इसने अपने इन अध्ययनों के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। ये ऐसा किसका माना जाता है, यानी ये इसने मुशेन ने इनके बारे में बताया है कि कितने शोधकर्ता हुए हैं। इनकी जानकारी हमें कुछ इस प्रकार से मिलती है। इनकी सन वगैरह थोड़ी याद कर लेना और इनके नाम है वो थोड़े याद रख लेना, ठीक है ना। तो चलिए आगे करते हैं। आप इसको फटाफट से कॉपी में नोट कर लीजिए, और नहीं नोट करना है आपको तो बुक में से देखिए इनको थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे देख लीजिए। इसमें आगे दिया गया कि उनके नाम निम्न प्रकार है, यानी जो हमने पीछे किया उसी का ये पार्ट है, जिसमें ये लिखा गया है कि MCB है वो 1960, बलहेर यानी बहलर यानी ये बहलर है, हैबी 1969, SN एक है HJ ये है 1965, कांगन J 1966, 1962, पेडरसन यानी DR 1970 आदि ये आवश्यक हैं। यानी अब देखिए थोड़ी सी ध्यान देने की बात यह है कि यह आवश्यक है कि बाल मनोविज्ञान यानी जो ये बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए अध्ययनों में भारतीय मनोवैज्ञानिकों की भी चर्चा की जाए। यानी अब कहने का मतलब यानी हमने और तो बहुत सारी चर्चाएं कर ली, यानी और तो अपन बहुत चीज़ों के बारे में देख लियो, लेकिन अब थोड़ी सी बात है वह भारतीय का वैज्ञानिक के बारे में भी चर्चा की जाए। अपन और ही और का गुण गाना लाग रहा अपर ला के दिखाऊंगा। यानी अब देखो अपर ला का गुण गाना अपन शुरू होगा तो अपर लज का वैज्ञानिक है गुण सा वे भी अपन चर्चा करा जो भारतीय वैज्ञानिक है। अब कहना ला रहे यानी जो और तो थे गुण गाना ला रहे थार ला गुण गाना शुरू कर दो। कहने का मतलब यानी देखिए ये आवश्यक है, यानी इसमें यह बताया गया कि यह भी जरूरी है, यानी यह भी जरूरी माना जाता है। कहने का मतलब यह भी जरूरी माना जाता है कि बाल मनोविज्ञान है, यानी जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए अध्ययनों में भारतीय मनोवैज्ञानिकों की भी चर्चा की जाए। यानी जो भारत के वैज्ञानिक है या भारत के मनोवैज्ञानिक है उनकी भी थोड़ी चर्चा की जाए, उनका भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। तो चलिए क्या बताया गया है कि देखिए अपने देश में यानी जो हमारा देश है, हमारे देश में बाल मनोविज्ञान यानी अपने देश में बाल मनोविज्ञान संबंधी तथा गर्भकालीन अवस्था के शिशुओं पर अध्ययनों की पूर्णतः अभाव है। कहने का मतलब अभाव का मतलब तो आप समझ गए होंगे, यानी इसमें एक नाम आया है प्यारे विद्यार्थियों अभाव, यानी किसी चीज़ की कमी होना, यानी किसी चीज़ की कमी होना। यानी इसमें यह पूर्णतः पता चल रहा है कि हमारे जो भारत के अंदर है यानी जो अपने देश में बाल जो मनोविज्ञान है यानी इससे संबंधित यानी बाल मनोविज्ञान है इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य है जो है कि गर्भकालीन अवस्था में शिशुओं पर अध्ययनों की पूर्णतः अभाव है। यानी जो अध्ययन है उनका बहुत अभाव है, बहुत कमी है, अध्ययन नहीं है। इनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान है या इनके ऊपर भी थोड़ी गौर है वो की जानी चाहिए, ये इसमें बताया गया है, ठीक है।
यानी इसके अंदर ये बताया गया है कि इनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। तो इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, यानी कम आयु के बालकों पर भी केवल कुछ ही अध्ययन है। यानी अब कहने का मतलब, यानी अब आप भी बात कीजिए, चलो कोई बात नहीं, देखो यानी बाल मनोविज्ञान एंग संबंध के अंदर यानी जो गर्भकालीन अवस्था के शिशु है बांग अध्ययन कम है, यानी कम क्या, बहुत ही कम है। लेकिन एंग सागर की बात कीजिए कि कम आयु का जो बच्चा है, यानी कम आयु का जो बच्चा है बांग ऊपर भी अध्ययन की सामग्री है वो बहुत ही कम मिल है, यानी अध्ययन है वो बहुत कम मिल रहे हैं, एक ये भी अभाव देखने को मिलता है। अब उसके बाद में देखिए अधिकांश, यानी अब कहने का मतलब जो अधिकांश है, यानी अधिकांश अध्ययन 10 वर्ष से अधिक आयु के प्रयासों पर ही है, यानी 10 वर्ष से अधिक आयु के प्रयोजों पर ही है। कहने का मतलब जो 10 साल के बच्चे हैं, 10 साल से अधिक जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी यानी जो अध्याय है वो लागू हो रहा है। उनसे जो नीचे के बच्चे हैं उनके ऊपर जो जी आपको वो भारत के अंदर जो मनोवैज्ञानिक है उनका भाव बहुत कम देखने को मिल रहा है, यानी उनके ऊपर अध्याय नहीं है। बाल मनोविज्ञान के जिन क्षेत्रों में अधिक कार्य हुए हैं, अब कहने का मतलब यानी जो बाल मनोविज्ञान है उनके जो क्षेत्र में, यानी जिन क्षेत्रों में अधिक कार्य हुए हैं, सारों ज़्यादा अगर कार्य हुआ है उनमें से कुछ प्रमुख, यानी उनमें से कुछ प्रमुख शोधाधिकारियों यानी शोधार्थियों के नाम निम्न प्रकार से हैं। यानी कहने का मतलब जो बाल मनोविज्ञान के यानी जिन क्षेत्र यानी सारों ज़्यादा शोधकर्ता अपन मिलन आ रहे हैं तो वे इकट्ठा के है बेंगा नाम अपने सामने आया तो अपन बने जानने की कोशिश है वे करांगा। ठीक है, यानी अंदर देखिए समय के क्षेत्र में जिन प्रमुख विद्वानों का योगदान है, यानी अब कहने का मतलब समय के क्षेत्र में जिन प्रमुख विद्वानों का योगदान है उनके नाम इस प्रकार है। देखिए नागरथाने बी 1939, ठीक है। उसके बाद में घुसे के डी 1941, संगम टी ई यानी 1935, वर्मा आर 1957, हाफिज़ 1938, मूर्ति एच एन 1966, शर्मा बी के यानी 1968 आदि देखने को मिलते हैं। ठीक है, न्यूरोटिक बच्चों का कालरा 1947 का अध्ययन महत्वपूर्ण है। यानी कहने का मतलब इस बात को, इस लाइन को अपनी नोटबुक में यानी जो अपनी जो बुक है या नोटबुक है उसमें अंडरलाइन कर लेना कि न्यूरोटिक बच्चों का कालरा 1947 का अध्ययन महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा न्यूरोटिक बच्चों का कालरा किस सन, यानी यह जो अध्याय है वो किस सन से महत्वपूर्ण हुआ था या कब से महत्वपूर्ण हुआ, तो 1947 से यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, देव अग्रवाल, के.जी. अग्रवाल, शर्मा, श्रीवास्तव आदि ने बालकों, यानी के.जी. अग्रवाल, शर्मा, श्रीवास्तव आदि ने बालकों के आत्म प्रत्यय के मापन या निर्माण का अध्ययन किया। इसके बाद में बालकों की बुद्धि मापन के लिए अनेक परीक्षणों का निर्माण है वो भी किया है। इनमें से कुछ वैज्ञानिकों के परीक्षण अधिक प्रचलित हैं, यानी टेडोन 1961 हैं, एम.सी. जोशी 1960 है, यानी जेलोटा 1947 है, भाटिया 1955 है। उसके बाद व्यक्तित्व मापन के क्षेत्र में समायोजन भापनियों का निर्माण H.A. अस्थाना 1950, जयप्रकाश 1960, युबोध कुमार 1967, सिन्हा सिंह 1971 और श्रीवास्तव और बंसल 1935 आदि ने किया है। उपयुक्त वर्णित में से अधिकांश मनोविज्ञान भापनियों का उपयोग किशोरों पर भी आसानी से किया जा सकता है। देखिए इसमें समझाने वाली जो बात थी मैंने आपको समझा दी, यानी एक बार फिर से इनका जो ऊपर वाली जो बात समझाने की थी वो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट है वो न रहे। देखिए सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि जो भी है यानी इसमें ध्यान देने की बात, यानी जो ज़रूरी बात है वह यह है कि बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए अध्ययनों में भारतीय मनोविज्ञान की भी चर्चा की जाए। कहने का मतलब यानी हम हमारे भारतीय जो मनोविज्ञान है उनकी एक बार चर्चा है वो कर लेते हैं। उन्होंने किस प्रकार यानी इसमें अपना योगदान दिया है, किस प्रकार कौन से अध्याय हमारे मनोविज्ञान में वो लागू किए। तो इसमें बताया गया है कि
अपने देश में बाल मनोविज्ञान संबंधी तथा गर्भकालीन अवस्थाओं में शिशुओं पर अध्ययन का पूर्णतः भाव है। कहने का मतलब पूर्णतः जहाँ पे नाम आ गया, इसका मतलब तो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, यानी इनका जो अध्याय है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्णतः जहाँ पे आ गया इसका मतलब कोई अध्याय वो है ही नहीं। कोई 1-2 लाइन मिल जाए तो बात अलग है, बाकी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कम आयु के बालकों पर भी केवल कुछ ही अध्ययन हैं। कहने का मतलब यानी जो कम आयु के जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी कुछ ही अध्याय लिखे गए हैं, ज़्यादा आपको वो भी देखने को अध्ययन है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अधिकांशतः अध्ययन 10 वर्ष से अधिक आयु के प्रयोज्यों पर ही है। बाल मनोविज्ञान के जिन क्षेत्रों में अधिक कार्य हुए हैं उनमें से कुछ ही प्रमुख शोधार्थियों के नाम निम्न प्रकार है जो मैंने आपको बताए थे। ठीक, आप 1-2 नाम ये याद कर लेना, बाकी समझाने वाली जो बात थी मैंने आपको समझा दी। तो चलिए आगे और देख लेते हैं, इसमें आप इतने को नोट कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आगे देख लीजिए, आगे क्या है कि बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ कौन सी हैं। अब देखिए हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो बाल मनोविज्ञान है उनके अनेक विधियाँ बनाई गई हैं, वो विधियाँ कौन कौन सी उनके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए सबसे पहले है मनोभौतिकी विधि, यानी मनोभौतिकी विधि है। इसके अंदर हम क्या जानेंगे कि मनोभौतिकी विधि द्वारा मन, यानी जो मन है, मन तथा शरीर, यानी मनोभौतिकी विधि है, इसके द्वारा जो हमारा मन है और हमारा शरीर के संबंधों के आधार पर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर यानी क्या कहा गया है कि जो मनोभौतिकी विधि है उसके अंदर मनोभौतिकी विधि द्वारा मन, जो हमारा मन है और शरीर है, इसके बीच का जो संबंध है इसके बारे में हमें इसमें अध्ययन है वो हम किया जाता है। ठीक है, जो इसके यानी जो हमारा मन है और शरीर है इसके संबंध के आधार पर हम व्यवहार का अध्ययन है वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद में शरीर के विकार के साथ साथ, यानी जो हमारा शरीर है इसके विकार के साथ साथ शरीर के अन्य मानसिक शक्तियों का, यानी जो मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। इसी अध्ययन पर बीने के बुद्धि लाब्धि की कल्पनाओं की तथा मानसिक आयु का विचार प्रतिपादित यानी प्रतिस्थापित किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि मनोभौतिकी विधि द्वारा मन तथा शरीर, यानी जो हमारा मन है और हमारा शरीर है इसके बीच के यानी संबंध के व्यवहार के बारे में हमें बताया जाता है, और शरीर के विकार के साथ साथ शरीर के अन्य मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। इसी अध्ययन पर बीने के बुद्धि लाब्धि की कल्पना की तथा मानसिक आयु का विचार प्रतिस्थापित किया जाता है। उसके बाद में यानी मनोभौतिकी की विधि हमने पढ़ ली। उसके बाद में दूसरा है कि चिकित्सात्मक विधि, यानी चिकित्सात्मक विधि, यानी इसके अंदर क्या होता है कि चिकित्सात्मक विधि साधारणतया अभीष्ट अधिगम, यानी देखिए अभीष्ट अधिगम व्यक्तित्व या आचरण संबंधी जटिल ग्रंथियों के अध्ययनों के लिए काम में लाई जाती है। अब देखिए कि आपसे एग्जामिनर है वो प्रश्न पूछ लेगा, किस प्रकार से पूछेगा। मान लीजिए आपका खालिस्तान में प्रश्न आ जाएगा, वस्तुनिष्ठ में दे देगा। प्रश्न क्या देगा, प्रश्न इस प्रकार से बनाएगा कि अभीष्ट अधिगम व्यक्तित्व या आचरण संबंधी जटिल ग्रंथियों के अध्ययनों के लिए काम में लाई जाने वाली विधि कौन सी है, या खालिस्तान कौन सी विधि है। इस प्रकार से वो प्रश्न पूछेगा और वस्तुनिष्ठ देगा तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। मनोभौतिकी विधि दे देगा, चिकित्सात्मक विधि दे देगा, नियंत्रण निरीक्षण विधि दे देगा, कोई एक और दे देगा। इस प्रकार से आपका जो यानी प्रश्न है वो पुटअप किया जाएगा। तो आपको इस प्रकार से ध्यान में रखना है। मनोविज्ञान यानी आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, यानी जो बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, तो आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि एग्जामिनर है वो प्रश्न कहीं से भी उठा सकते, परिभाषा भी उठा लेगा, पूछ लेगा ये किसने प्रतिपादित की थी, यानी किसने ये दी थी। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, यानी एग्जामिनर वो प्रश्न उठाने के लिए कहीं से भी उठा लेगा। लेकिन आपने अगर अच्छे से तैयारी की होगी ना तो आप एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न उठा ले, आप उसको गलत है वो नहीं करोगे। लेकिन आपका दिमाग है वो क्लास टाइम यानी क्लास में ही रहना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान आपका मेरी तरफ ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप अच्छे से तैयारी नहीं करते हो, दोष देते हो टीचर को कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते, तो आप यानी मान लीजिए मेरी क्लास 50 बच्चों ने देखी है, तो 50 में से अगर कोई अच्छे अंक लाता है तो मान लीजिए उसने ध्यान से देखी तभी वो लेके आया। आपकी गलती अगर आपने अच्छे से नहीं देखी, इसीलिए कह रहा हूँ आप ध्यान से देखो और पूरे मनोयोग से समझो। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ आती तो आप बताओ कि सर ये टॉपिक मेरे समझ नहीं है, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है,
आगे देखिए कि इसके अंदर चिकित्सात्मक विधि, यानी मैंने आपको बता दिया कि जो एग्जामिनर है वो प्रश्न किस प्रकार से बनाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दे लेना कि दे देगा कि अभीष्ट, अधिगम, व्यक्तित्व या आचरण संबंधी जटिल ग्रंथियों के अध्ययनों के लिए किस विधि को काम में लाया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न दे देगा, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सी विधि को लाया जाता है, चिकित्सात्मक विधि को लाया जाता है। ये छोटे छोटे प्रश्न मैं आपको जरूर करवाऊंगा, ये जो हमारा लेसन हो जाएगा फर्स्ट, इसके बाद में आपके लिए 10 या 15 या 20 क्वेश्चन अलग से इसके लिए क्लास लेके आऊँगा, तो आप मेरी क्लास में बने रहिए। उसके बाद में देखिए और अब इसके अंदर क्या कहा गया है, और यानी देखिए और इसमें विचाराधीन है, यानी इसमें विचाराधीन समस्या के अनुकूल विविध यानी क्लिनिक कार्य यानी पद्धतियाँ तथा इस्तेमाल की जाती है। यानी कहने का मतलब यानी इनमें विचाराधीन समस्या के अनुकूल विविध क्लिनिक कार्य पद्धतियाँ तथा इस्तेमाल की जाती है। यानी इसके अंदर क्या है, क्लिनिक जो पद्धति है वो भी इस्तेमाल है वो की जाती है या उपयोग में लाई जाती है। उनका लक्ष्य इस बात को पहचानना, यानी उनका जो लक्ष्य है, उनका जो मेन उद्देश्य क्या होता है, यानी इस बात को पहचानना तथा मालूम करना होता है कि उनमें ग्रंथि किन कारणों से पैदा हुई है, यानी इनके अंदर जो ग्रंथि पैदा हुई है वो किस कारणों से पैदा हुई है, ये लक्ष्य है, यानी उनका ये लक्ष्य होता है, यानी वो पता करके ही रहते हैं। यानी एक बार फिर से देखिए, यानी उनमें विचाराधीन समस्या यानी सोचने की समस्या, यानी जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मानसिक रोग कब होता है, जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, यानी जिस प्रकार यानी उनमें विचाराधीन यानी विचारों का सबसे ज़्यादा पनपना और मतलब उगलना नहीं, यानी समस्या के अनुकूल विविध क्लिनिक कार्य पद्धतियाँ तथा इस्तेमाल की जाती हैं। उनका लक्ष्य इस बात को पहचानना तथा मालूम करना होता है कि उनमें किन ग्रंथियों यानी किस कारण ग्रंथियों से यानी कि उनमें ग्रंथि किन कारणों से पैदा हुई है और पात्र को क्या सहायता दी जानी चाहिए, यानी इसको किस प्रकार से इसका उपचार है वो किया जाना चाहिए, यानी इस बात के लिए वो इसके ऊपर लागू करते हैं। यानी इसको किस प्रकार से यानी सामान्य किया जाना चाहिए, इसको ऐसे किस यानी इसके साथ ऐसा क्या करें जो इसकी स्थिति वो सामान्य हो जाए, यानी इस पात्र को यानी क्या सहायता हम प्रदान करें। तो देखिए बालकों में कभी कभी यानी अब क्या कहा गया है कि बालकों में कभी कभी असामान्य व्यवहार पाया जाता है। देखिए ये तो अब आम बात हो गई है आज के टाइम में कि बालकों में है वो व्यवहार है वो असामान्य हो गए, यानी सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है। अगर हम आज की बात करें तो बालक इतना सहनशील नहीं है जितना पहले हुआ करता था। आज के टाइम में अगर बच्चे को 2-4 घर वाले भी सुना देते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ करने के लिए भागता रहता है। यानी इसी प्रकार से कहा गया है कि बालकों की सहन शक्ति है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। सहन शक्ति तो बिल्कुल रही नहीं है, ख़त्म ही हो चुकी है। तो इसीलिए यह इसमें बताया गया है कि बालकों में कभी कभी असामान्य व्यवहार पाया जाता है। उनका व्यवहार कुछ अलग सा ही होता है, यानी स्वभाव है वो उनका चिड़चिड़ा होता है। वो किसी के साथ बोलना पसंद नहीं करते, अकेला रहना पसंद करते, किसी के साथ खेलना पसंद नहीं करते, किसी के साथ बातें करना पसंद नहीं करते, बैठते तक नहीं है अकेले, सिर्फ उनको अकेला रहना बंद कमरे में, ऐसा स्वभाव हो गया क्योंकि मोबाइल के कारण। ठीक है, उनकी स्थिति कुछ ऐसी बन गई, खेलना भी छूट गया वो। यानी जो आजकल के बच्चे वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, बस यही इसका यानी पूरे का निचोड़ है। यानी बच्चे हैं वो यानी दिमाग से बीमार हो गए हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे पढ़ देते हैं कि यदि इस असामान्य व्यवहार का समय रहते, यानी ये जो असामान्य स्थिति है इस व्यवहार यानी इस जो असामान्य व्यवहार है इसका समय रहते अगर उपचार नहीं किया जाता है, यानी इसका समय पर इलाज नहीं किया जाता है, तो इसमें मानसिक विक्षिप्तता विकसित होने लगती है। कहने का मतलब अगर इसका समय रहते उपचार नहीं किया जाता है तो व्यक्ति यानी धीरे धीरे यानी किस ओर बढ़ता जाता है, यानी वो पागल हो जाता है, दिमाग उसका काम करना बंद कर देता है, मानसिक रूप से पूर्णतः वो बीमार हो जाता है, फिर वो किसी के बस में वो नहीं रहता है। यही इसमें कहा गया है, यदि इस असामान्य व्यवहार का समय रहते उपचार नहीं किया जाता है तो इसमें मानसिक विविधता यानी विक्षिप्तता विकसित होने लगती है। चिकित्सात्मक विधि द्वारा ही ऐसे बालकों का उपचार किया जाता है। कहने का मतलब यानी
चिकित्सात्मक विधि के द्वारा इसका उपचार है वो किया जाता है। यानी कि इस प्रकार बच्चों, आपने अगर ध्यान से मेरी क्लास को देखते हो, समझते हो, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको हर संभव समझाने का प्रयास करता हूँ। यानी मैं सोचता हूँ कि बच्चों को यानी अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से एग्ज़ाम है वो दे पाओ। ठीक है, एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई भी गलती है वो नहीं करो। और देखिए आगे देखिए कि नियंत्रित निरीक्षण विधि, ये भी कुछ इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें हम अनेक प्रकार से इनकी विधियां और भी है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कि इसमें क्या है कि नियंत्रित निरीक्षण विधि कौन सी है कि नियंत्रण निरीक्षण विधि बालक की निजी व्यवहार का मूल्यांकन करने में सहायता देती है। कहने का मतलब क्या है, नियंत्रण यानी नियंत्रित निरीक्षण विधि बालक की जो निजी माने अपना यानी खुद का जो व्यवहार है उसका मूल्यांकन यानी उसको समझना में सहायता करती है। इसमें निरीक्षणकर्ता निरीक्षणकर्ता या सिम्पटन सीट के द्वारा बालक के व्यवहार का अंकन करता है। इस विधि में अनेक प्रविधियों में से मुख्य इस प्रकार है। यानी हम इसमें क्या करेंगे, यानी इसकी जो प्रमुख विधियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से एक तो आपकी होगी सामुदायिक सर्वेक्षण, दूसरी आपकी है चेक लिस्ट, तीसरा आपका है परिस्थिति विश्लेषण, चौथा आपका होगा इसमें समय निर्देशन। यानी इन चारों के बारे में हमें वो चर्चा करेंगे। यानी जो सामुदायिक सर्वेक्षण विधि है, इस विधि के द्वारा समुदाय में रहने वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। मैंने आपको इतना तो बता ही दिया कि जो बालक आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बालक किसी के साथ रहने तक पसंद नहीं करता है, बोलना तो दूर की बात है, उसके पास 1 मिनट तक बैठता नहीं है, क्योंकि उनकी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है। और खेलने की तो बात ही अलग है, पहले वाले तो खेल रहे ही नहीं। आज 1 मिनट से ज़्यादा बच्चे एक साथ समुदाय के अंदर खेल नहीं पाते। अगर एक मिनट से ज़्यादा वो खेल लेते हैं तो मान लीजिए कि उनका आपस में झगड़ा होना संभव है, क्योंकि उनकी सहन शक्ति वो क्या हो गई है, बिल्कुल समाप्त हो गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। नियंत्रण निरीक्षण विधि है, इनके जो 4 पार्ट हैं, इनके जो 4 भाग हैं, मुख्य प्रकार हैं, उनके बारे में चर्चा है वो कर लेते हैं। तो आप इतने को अच्छे से जानिए, समझिए। और क्लास को अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आती है तो आप क्लास को दोबारा से देखिए, 3 बार देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आती तो आप बोलो, मैं आपके लिए दोबारा एक अच्छे से, यानी आपको बोलना जो टॉपिक नहीं समझे वो मैं आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगा। पूरी क्लास समझाना तो संभव नहीं होगा, बाकी मैं आपको इतने अच्छे से समझा रहा हूँ कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप दोबारा बोलो कि सर ये टॉपिक हमें करवाओ, क्योंकि आपको जो समझाने वाली चीज़ है, जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से आपको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, यानी प्रश्न भी मैंने आपको बता दिया कि एग्जामिनर वो परीक्षा में किस प्रकार से पूछेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आगे और करते हैं। मेरे विद्यार्थियों आगे देख लीजिए, यानी इसके अंदर हमने जो नियंत्रित आपका जो है जो आपका नियंत्रित निरीक्षण विधि है, इसमें हमने इसके जो 4 प्रकार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला आपका है सामुदायिक सर्वेक्षण। इसमें क्या है कि इस विधि द्वारा किसी समुदाय में रहने वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है। देखिए सामुदायिक, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, आपको जो दिया गया है सामुदायिक, यानी इसका मतलब समूह है, यानी समूह का सर्वेक्षण करना, यानी समुदाय। इस विधि द्वारा किसी समुदाय में रहने वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी विशेष समुदाय के बालकों में विशेष व्यवहार क्यों उत्पन्न होता है, यानी कहने का मतलब, यानी सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर यानी इस विधि के द्वारा समुदाय में, यानी जो बच्चा समूह में रहता है उसका इसमें अध्ययन है वो किया जाता है। और इसमें किसी विशेष समुदाय के बालक में विशेष व्यवहार क्यों उत्पन्न, कहने का मतलब जो बच्चा समुदाय में रहेगा उसका व्यवहार है वो किस प्रकार रहेगा, विशेष व्यवहार है वो किस प्रकार होगा, यह अन्य समुदायों के बालकों के व्यवहार में क्यों भिन्न होता है की जानकारी मिलती है। कहने का मतलब ये जो समुदाय यानी जो विशेष प्रकार यानी विशेष व्यवहार के बच्चे, इनका जो व्यवहार है वो अलग से क्यों मिलता है या अलग क्यों होता है, इसे इसमें बताया जाता है या सर्वेक्षण है वो किया जाता है। दूसरा देखिए चेक लिस्ट क्या है, यह बालकों की विभिन्न प्रकार के
यह बालकों के विभिन्न प्रकार के विकास तथा व्यवहारों की एक सूची होती है। इस सूची में दिए गए पदों के अनुसार जांच करके भी व्यवहार तथा विकास का निरीक्षण है वो किया जाता है। चेक लिस्ट का मतलब क्या होता है, यानी इसके अंदर जो बालक होते हैं यानी अलग अलग प्रकार के विकास, यानी इनका जो विकास जो स्तर है वो अलग अलग प्रकार का है, यानी अलग अलग प्रकार से इनकी जो सूची है वो बनाई जाती है और इनके विकास और व्यवहार इन दोनों की सूची तैयार की जाती है। इस सूची में इस सूची के अंदर दिए गए पदों के अनुसार जांच करके भी व्यवहार तथा विकास का निरीक्षण किया जा सकता है। यानी इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि किस बच्चे का व्यवहार कैसा है, या विकास के अंदर यानी विकास स्तर में कौन सा बच्चा है वो किस प्रकार मिलता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा यानी सी देखिए, परिस्थिति विश्लेषण। यानी परिस्थिति विश्लेषण के अंदर क्या होता है कि विभिन्न परिस्थितियों में घटने वाले बालक के व्यवहार का अध्ययन या इस विधि में किया जाता है। कहने का मतलब देखिए, इस यानी विभिन्न परिस्थितियाँ यानी कोई भी परिस्थिति हो सकती है, इसके अंदर घटने वाले बालक के व्यवहार का अध्ययन है वो इस विधि में किया जाता है। जैसे माता पिता, शिक्षक, साथी, समुदाय आदि सभी पक्षों के साथ बालक में व्यवहार में क्या भिन्नता पाई जाती है, इस बात की जानकारी उन परिस्थितियों का विश्लेषण करने से होती है। यानी उससे बातचीत करने से पता चल जाता है। ठीक है ना, यानी विभिन्न प्रकार या विभिन्न परिस्थितियों में घटने वाले बालक के व्यवहार का जो अध्ययन है वो इस विधि के द्वारा है वो किया जाता है। यानी जो माता पिता, शिक्षक, साथी, समुदाय आदि सभी पक्षों के साथ बालक में व्यवहार में क्या भिन्नता पाई जाती हैं, इस बात की जानकारी उन परिस्थितियों का विश्लेषण करने से होती है जिनमें निर्दिष्ट व्यवहार किया जाता है। कुछ इस प्रकार इनके जो है वो सामने देखने को मिलता है। ठीक है ना, उसके बाद में है समय निर्देशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इस विधि द्वारा किसी निर्धारित समय में बालक के विकास तथा व्यवहार का निरीक्षण है वो किया जाता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इसके अंदर क्या होता है समय निर्देशन का मतलब, यानी इस विधि द्वारा किसी निर्धारित समय, कहने का मतलब एक निश्चित समय में यानी एक निश्चित समय अंतराल के अंदर बालक के विकास तथा उसके व्यवहार का निरीक्षण है वो किया जाता है। यानी एक निश्चित समय होता है, उसके अंदर उसके व्यवहार और उसके विकास के बारे में उसका जो है वो इकट्ठा है वो ब्यौरा इकट्ठा किया जाता है। एक वर्ष में अनेक बालकों में शारीरिक विकास में भिन्नता तथा उसके कारकों की इस विधि से की जाती है। कहने का मतलब एक वर्ष में लिया गया जो रिकॉर्ड है उसके अंदर बालकों की जो शारीरिक विकास में भिन्नता, यानी जो शारीरिक विकास है उनके जो अंदर शरीर के अंदर जो विकास होता है उनके अंदर बहुत यानी विभिन्न प्रकार के जो बदलाव वो देखने को मिलते हैं, यानी भिन्नता देखने को मिलती है और उसके कारकों की जानकारी है वो इसमें इकट्ठी है वो की जाती है समय निर्देशन के अंदर। ठीक, तो अगला हमारा है प्रश्नावली विधि 4 नंबर, यो भी हम कर लेते हैं। तो इसको आप फटाफट से उतार लीजिए। आपको समझाने वाली चीज़ मैं अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको पेपर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसको फटाफट से नोट करते जाइए, आगे भी हम कर लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर हमने 4 पढ़ा, सामुदायिक सर्वेक्षण, चेकलिस्ट, परिस्थिति विश्लेषण, समय निर्देशन, ये 4 आ सकते हैं। आपसे प्रश्न एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा नियंत्रित निरीक्षण विधि के 4 प्रकार कौन से हैं बताइए, या इसमें से कोई विधि निरीक्षण यानी नियंत्रित निरीक्षण विधि का इनमें से प्रकार नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न दे देगा। तो ये तीनों चारों आपको याद करने ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से एक दे देगा और बाकी किसी और में से उठा लेगा तो आपको याद नहीं होगा, तो आप गलत कर दोगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसमें देखिए जो नियंत्रित निरीक्षण विधि है इसके अंदर 4 प्रकार इसके दिए गए, सामुदायिक सर्वेक्षण, चेकलिस्ट, परिस्थिति विश्लेषण और समय निर्देशन। इन चारों को हमें अच्छे से समझना है और इससे नाम ज़रूर याद रखने आपको, इससे यानी इनके जो आगे की परिभाषा वगैरह हैं जो मैंने बताया ये याद हो या ना हो, लेकिन इन चारों के नाम आपको याद रखने ज़रूरी है 100%। ठीक है, नाम पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछते हैं, यानी मोटा मोटी यानी ऊपर की चीज़ें हैं ये पूछा हुआ एग्जामिनर। ठीक है, एक देखिए अब सामुदायिक विश्लेषण यानी इस विधि के द्वारा अब आज याद ना रहा, बस एक लाइन याद रख लियो, बस बहुत है, इतना थारो काम है वो चल। यानी सामुदायिक सर्वेक्षण यानी इस विधि द्वारा किसी समुदाय में रहने वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चेकलिस्ट यानी यह बालकों के विभिन्न प्रकार के विकास तथा व्यवहारों की एक सूची तैयार होती है।
ठीक है। उसके बाद में परिस्थिति विश्लेषण यानी विभिन्न परिस्थितियों में घटने वाले बालक के व्यवहार का अध्ययन इस विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक, इतना में थारो काम है वो चाल जो कोई दिक्कत को नहीं। समय निर्देश यानी इस विधि द्वारा किसी भी निर्धारित समय में बालकों के विकास तथा व्यवहार का निरीक्षण है वो किया जाता है। कुछ इस प्रकार से आपको याद है वो करना है। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को बता देना, ये आप नोट कर लीजिए, आगे मैं आपको करवा देता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिए, हमारा 4 नंबर है प्रश्नावली विधि, यानी 4 नंबर हमारा है प्रश्नावली विधि। इसके अंदर क्या होता है हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी प्रश्नावली विधि देखिए, विभिन्न प्रश्नों के उत्तर बालकों से प्राप्त किए जाते हैं, यानी इसमें क्या कहा गया है कि विभिन्न प्रश्नों के उत्तर है वो बालकों से प्राप्त किए जाते हैं, प्रश्नावली विधि। अब इसमें आप नाम से पता लगा सकते हैं कि पर्सन नाम दिया गया, यानी कोई पर्सन के द्वारा ही, यानी कोई पर्सन का ही बोध किया जाएगा। ठीक है, ये तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्नावली विधि में पर्सन के द्वारा बोध किया जाता है, विभिन्न प्रश्नों के उत्तर बालकों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए, यानी बालकों से प्राप्त किए जाते हैं। उनके उत्तरों के अध्ययन पर बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि उनके जो उत्तर होते हैं, उत्तर के अध्ययन पर जो बालक के विकास का अध्ययन है वो किया जाता है। कहने का मतलब उसके अंदर कितना विकास हुआ है, उनके उत्तरों को देख के ये अनुमान है वो लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जी स्टेनले हॉल ने सर्वप्रथम 123 प्रश्नों की सूची बोस्टन स्कूल के बच्चों का अध्ययन करने के लिए तैयार की थी। यानी कौन से स्कूल का अध्ययन करने के लिए तैयार की थी, यानी 123 प्रश्नों की सूची तैयार की गई थी, बोस्टन स्कूल यानी के बच्चों का अध्ययन करने के लिए तैयार की थी। उसके बाद में देखिए पाइलस, स्टोलर्स आदि ने इस विधि का आश्रय लिया। इस विधि की सीमाएं कुछ इस प्रकार है, यानी देखिए, यानी इस विधि की सीमाएं इस प्रकार है। यानी 1 नंबर प्रश्न देखिए, बच्चे प्रश्नों का भाव कठिन भाषा होने के कारण समझ नहीं पाते हैं। देखिए, ये तो आप सभी को पता है, ये तो आम बात है, हम सब भी पढ़कर ही इतने आगे पहुँचे हैं। हमको ये तो मालूम ही है कि बच्चे हैं, जब हम बच्चे थे या हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि बच्चे प्रश्नों का भाव कठिन भाषा, यानी प्रश्नों का जो भाव है, प्रश्नों की जो भाषा है, अगर वो कठिन होगी तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, उनको परेशानी का सामना है वो करना पड़ेगा। ये तो हम सभी को पता है। ठीक है ना, यानी बच्चे प्रश्नों का भाव कठिन भाषा होने के कारण समझ नहीं पाते हैं। यानी उसके बाद में 2 नंबर है काम संबंधी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते, यानी कहने का मतलब काम के संबंधी प्रश्नों का उत्तर, यानी जो ज़रूरतमंद जो उत्तर है वो हमें नहीं मिल पाते हैं, जानबूझकर गलत उत्तर आ जाते हैं। कहने का मतलब अगर हमने इनको सरल भाषा में नहीं समझाया गया है तो बच्चे क्या है उसको गलत करेंगे और उसके उत्तर को सही नहीं कर पाएंगे, और जो प्रश्न का उत्तर है उस उत्तर तक बच्चे पहुंच ही नहीं पाएंगे। उसके बाद माता पिता पक्षतापूर्ण उत्तर देते हैं, यानी कहने का मतलब माता पिता है वो भी पक्षता, यानी उसके पक्ष में ही उत्तर देते हैं। ठीक है ना, यानी इन कुछ इस प्रकार ये बातें हैं। उसके बाद में देखिए जीवन वृत्तांत विधि, यानी 5 नंबर कौन सा है, जीवन वृत्तांत विधि। ये कौन सी है देखिए, यानी जीवन वृत्तांत विधि है। इस विधि द्वारा बालकों के जीवन, यानी इस विधि के द्वारा बालकों के जीवन कर्म का लेखा जोखा, यानी जो बालकों का जीवन है उसका जो कर्म है उसका लेखा जोखा सत्कर्तापूर्वक रखा जाता है, यानी सत्कर्तापूर्वक रखा जाता है। बालक के जन्म के समय होने वाली घटनाओं का, यानी जो बालक का जन्म होता है उस समय की, यानी बालक के जन्म के समय होने वाली जो घटना होती है, यानी जो बालक का जन्म होता है उस समय की होने वाली जो घटनाएं हैं उसका संकलन किया जाता है। माता पिता अभिभावक, यानी ध्यान दीजिए कि माता पिता अभिभावक तथा रिश्तेदारों से बालक के बारे में सूचना मांगी जाती है। अब यानी जो ये जो सूचना है वो कहाँ से इकट्ठी की जाती है, प्रश्न यही उठते हैं कि ये जो सूचना है वो कहाँ से इकट्ठी की जाती है। तो ये सूचना इकट्ठी की जाती है माता पिता, सर्वप्रथम माता पिता से पूछा जाता है, उसके बाद में उसके अभिभावक, माता पिता काका चाचा ताऊ जो भी है अभिभावक के अंदर ही आ जाते हैं परिवार के सदस्य। ठीक है, उसके बाद में रिश्तेदार, यानी उसके बाद में अगर ये नहीं मिलते हैं तो उसके बाद में रिश्तेदारों से बालक के बारे में जो सूचना है वो मांगी जाती है। 1885 ईस्वी में प्रेयर ने जर्मनी में इस विधि का प्रयोग है वो किया था। यानी ये जो विधि है जीवन वृत्तांत विधि, इसका प्रयोग कहाँ किया था, यानी जर्मनी में किया था। किसने किया था, प्रेयर ने किया था। कब किया था, 1885 के अंदर किया था। यानी इसके अंदर 3 क्वेश्चन आपके बन गई अगर आपने ध्यान दिए तो। यानी जीवन वृत्तांत विधि का प्रयोग सर्वप्रथम, यानी जीवन वृत्तांत विधि है इसका प्रयोग
किसने किया था, यानी प्रेयर ने किया था। कब किया था? 1885 में किया था। और कहाँ किया था? जर्मनी के अंदर किया था। यानी इसके अंदर 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तीनों ही प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर वो घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना है। यानी जीवन वृत्तांत विधि है, यानी ये लगा लेना आप, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये आपका। यानी जीवन वृत्तांत विधि, इसमें 3 क्वेश्चन बने, 3 लाइनों में 3 क्वेश्चन बने। जीवन वृत्तांत विधि यानी एक बार दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ, आपको आसानी से समझ में वो आ जाएगा। यानी जीवन वृत्तांत विधि यानी इस विधि द्वारा बालकों के जीवन क्रम का लेखा जोखा सत्कर्ता पूर्वक रखा जाता है। बालकों के जन्म यानी बालक के जन्म के समय होने वाली घटनाओं का संकलन किया जाता है। माता पिता, अभिभावक या तथा रिश्तेदारों से बालक के बारे में सूचनाएं वो मांगी जाती हैं। 1885 में प्रेयर ने जर्मनी में इस विधि का प्रयोग है वो किया था। यानी किसने किया था इस विधि का प्रयोग? यानी प्रेयर ने किया था। कब किया था? 1885 के अंदर जर्मनी में किया था। कौन सी विधि का प्रयोग किया था? जीवन वृत्तांत यानी वृत्तांत विधि का प्रयोग वो किया था। उसके बाद में देखिए 6 नंबर आपका है सांख्यिकी विधि। यानी इसका अंदर इसका मतलब क्या होता है? सांख्यिकी विधि, देखिए सांख्यिकी विधि से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण। यानी सांख्यिकी विधि से प्राप्त आंकड़ों, यानी जो सांख्यिकी है इस विधि के द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और उनका विश्लेषण है वो किया जाता है। यानी इनको इकट्ठा करके इनका यानी जो भी है उनमें हमारे सामने लाया जाता है, ठीक है। तथा परिणामों की विश्वसनीयता तथा यानी परिणामों की विश्वसनीयता तथा वैधता की पहचान है वो की जाती है। सांख्यिकी विधि के द्वारा हमारे सामने आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, हमारे सामने लाया जाता है, ठीक है। यानी हमने आज कुछ इस प्रकार इनका अध्ययन किया था। आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। आज के लिए पढ़ेंगे इतना ही, आज शायद टाइम हो गया है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे हम पार्ट 2 के अंदर। यानी हमारा जो पहला चैप्टर है इसका पार्ट 1 आज हमने कंप्लीट है वो कर लिया है, ठीक है ना। यानी इसका पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में आपके लिए कल वाली क्लास में यानी आगे लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। अगर इसमें कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप अच्छे से पूछ लेना, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं किसी को, ठीक है। मैंने आपको बेहतर से बेहतर सिखाने या समझाने का प्रयास किया, ठीक है। यानी इस प्रकार से आपको समझाया है कि आपको क्लास के अंदर ही याद है वो हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि एग्जाम में किस प्रकार से पर्सन है वो पुटअप करता है, यानी किस प्रकार से पूछता है, ठीक है ना। अब ये जीवन वृत्तांत विधि इसमें से मैंने आपको बता दिया, पहले वो 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, तो वो आप अच्छी तरह से उनको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ताकि आपको कभी आप पेपर देने के लिए जाओ तो इनको ज़रूर देखे जा रहा है। बाकी को पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन इनको एक बार ज़रूर देखना है, ताकि आपको पेपर के अंदर कोई भी समस्या है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक जीवन वृत्तांत विधि है, इसको मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है। इसका मतलब इनमें से 3 क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से एक तो पूछ ही लिया जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि इनमें से तीनों क्वेश्चन आएंगे, तीनों नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप एक ज़रूर याद कर लेना, ठीक। तीनों याद कर लेना, तीनों में से एक पर्सन पूछा जाएगा तो एक आपका सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी ये आज की क्लास है वो इतनी ही रहेगी, ठीक है। इसके अंदर एक और बता देता हूँ, कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा, इसके अंदर आगे वाला प्रश्न है, ठीक है ना। ये जो 4 नंबर प्रश्न है कि बाल अपराध से आप क्या समझते हैं, बाल अपराध के क्या कारण है, बाल अपराध की रोकथाम आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। इस प्रकार यानी इस प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। और कल वाली क्लास के अंदर कोशिश करूँगा कि ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। आज काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए तो आज तो नहीं हो पाएगा, कल वाली क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को अगले वाली क्लास में बता देना कि सर ये मेरा टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं उसको समझाने का और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू। जानते ही होंगे, तो चलिए प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास है वह इतनी ही रहेगी। हम जो चैप्टर जो हमारा जो पहला जो चैप्टर है इसको हम 2 पार्टों के अंदर पढ़ेंगे, ठीक। आज यानी हम पहले चैप्टर को 2 पार्टों में पढ़ेंगे। आज हमारा पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 आएगा। 2 पार्टों के अंदर हम इस क्लास को यानी पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके, थैंक यू।